हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा है जो कि है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कि अपनी अकॉर्डिंग जो करंट हमें चाहिए टू गेट द रिक्वायर्ड करंट हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर हमने देखा था रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या फॉर्मूला आता है। हमारा फॉर्मूला ये आया था, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल आता है। ठीक है, अगर दो होंगे तो दोनों का सम कर देंगे। इस तरीके से जितने भी होंगे, ये आर एन का मतलब होता है एन, ये छोड़ो इसे। अगर दो होंगे दो को जोड़ देंगे, तीन होंगे तीन को जोड़ देंगे। तो जितने भी हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होंगे सबको क्या कर देंगे, सिंपली ऐड ऑन कर देंगे और हमारे पास क्या मिल जाएगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस, या जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर हमने देखा था पैरेलल, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो अलग अलग रेजिस्टेंस हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। ठीक, रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। ठीक, अब उसके बाद हमने देखा था कि सीरीज में और पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उनको क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। दो इंपॉर्टेंट चीज और थी कि सीरीज में क्या होता है, in series current is same and potential difference is different, और पैरेलल में क्या होता है, current is different और हमारा वोल्टेज था सेम। ठीक, तो ये चीजें जो है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, चलिए आज हम पहले छोटा टॉपिक देखेंगे, सब टॉपिक, उसके बाद हम देखेंगे अपना मेन टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसके फिर करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। देखते हैं न्यूमेरिकल्स आज करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए तो बेसिकली ये चीजें जो है हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है, देखो जो रेजिस्टेंस की वायरिंग होती है वो सीरीज में होती है या पैरेलल में। ठीक है, तो जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स हैं, जो हमारे घर में अप्लायंस लगे होते हैं, वो किस चीज में लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं या पैरेलल में। मतलब जितने भी बल्ब, सपोज करो बल्ब लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फैन लग रहे हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर, हीटर्स, जो भी चीज वर्क कर रही हैं उनका जो सर्किट है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। इसका मतलब है एंड टू एंड लगे हुए हैं या अलग अलग, मतलब ब्रांचेस में। ठीक है, चलिए तो जो हमारी हाउस होल्ड वायरिंग है उसके अंदर जो हमारा सर्किट है वो लगा हुआ है इन पैरेलल। इसका मतलब जितनी भी हमारी वायरिंग लगी हुई है ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब देखो सीरीज और पैरेलल में दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कि सीरीज में अगर नहीं लग रहा हमारा घर का अप्लायंसेस तो उसका फायदा क्या है, और अगर पैरेलल में लग रहा है तो उसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, चलिए इसको हम टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करते हैं। यहां लिखेंगे इन सीरीज और यहां लिखेंगे इन पैरेलल। ठीक, चलिए तीन चार पॉइंट्स हैं मेनली जिनके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हाँ पैरेलल वायरिंग जो है, जो पैरेलल वायरिंग है वो हमारे हाउस होल्ड में यूज होती है, और इस पैरेलल वायरिंग के ये तीन चार हमारे एडवांटेज हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पैरेलल वायरिंग इन हाउस होल्ड सर्किट्स। ठीक है, चलिए अब आपको मैंने बताया था जब भी अप्लायंस सीरीज में लगे होंगे तो करंट जो है हमारा क्या होगा, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, all appliances are operated by a single switch, by a single switch। ठीक है, इसमें क्या है, पहला पॉइंट, इसके अंदर जो है जितने भी अप्लायंसेस होते हैं हमारे, all appliances can be, कैन छोड़ो आर लिखो, हो सकते नहीं होते हैं, आर ऑपरेटेड बाय डिफरेंट स्विच, बाय डिफरेंट स्विच। ठीक है, अब जो हमारा पहला पॉइंट है इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली तो पहला पॉइंट लिखा है कि ऑल अप्लायंसेस आर ऑपरेटेड बाय अ सिंगल स्विच, यहाँ पे लिख रखा है ऑल अप्लायंसेस आर ऑपरेटेड बाय डिफरेंट स्विच। ठीक है, तो बेसिकली देखो हम इसको एक डायग्राम के समझते हैं। ठीक है,
सपोज करो ये दो बल्ब लगे हुए हैं, ठीक, ये काय में लगे हुए हैं, सीरीज में बेटे, दीज आर कनेक्टेड एंड टू एंड, इसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है। अब मैंने क्या करा, दो बल्ब को लगा दिया पैरेलल में, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना है ना इसको, ये हमारी बैटरी है, ठीक। अब यहां पे लग रहा है एक स्विच, ठीक, ऐसी यहां पे भी लग रहा है स्विच, मगर यहां पे दो ब्रांच हैं, तो यहां पे जो है अलग अलग स्विच लग सकता है, ठीक। तो यहां पे जो है मेन स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर दूं, मतलब कि स्टार्ट कर दूं, तो ये दोनों बल्ब ग्लो होंगे, दोनों बल्ब क्या होंगे, ग्लो होंगे। अगर मैंने स्विच को ओपन कर दिया, मतलब कि स्विच मैंने ऑफ कर दिया, तो करंट जो है यहां से आगे पहुंच नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है करंट जो है आगे, यहां से आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है करंट यहां भी नहीं जा पाएगा, यहां भी नहीं। हम चाह रहे थे केवल ये जो बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 मान लो, हम चाह रहे थे कि जो बल्ब हमारा B1 है ये ऑफ हो जाए, मगर B2 जलता रहे। मगर सीरीज में क्या होता है, एक ही स्विच से कंट्रोल होते हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल स्विच। इसका मतलब अगर हम एक ऑफ करने जाएंगे तो दोनों के दोनों ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। आप कहोगे सर नहीं, हम एक स्विच यहां लगा देंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा, जल जाएगा। बेटा अगर यहाँ पे रास्ता तोड़ दिया तो आगे कुछ भी कर लेना, करंट जो है फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, सपोज करो दिस इज बल्ब B1 एंड दिस इज बल्ब B2। मैं चाह रहा हूं ये वाला बल्ब ग्लो करे, ये वाला बल्ब बंद हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस स्विच को ओपन कर दूंगा और इस स्विच को क्लोज, तो करंट जाएगा एक इधर एक इधर, इधर फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि सर्किट कैसा है, ओपन, मगर इधर जो है करंट फ्लो कर जाएगा और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट मिल जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली जब सिंगल स्विच होगा तो हम जो है बल्ब्स को अलग अलग ऑपरेट नहीं कर सकते, और अगर हमारे बल्ब स्विच अलग अलग होंगे, बल्ब हमारे लगे होंगे पैरेलल में, तो दे कैन बी ऑपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्विच, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पहला, ऑल अप्लायंसेस आर ऑपरेटेड बाय अ सिंगल स्विच एंड ऑल अप्लायंसेस आर ऑपरेटेड बाय डिफरेंट स्विच, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्या फायदा है अलग अलग स्विच यूज करने का, ठीक। चलिए सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट और है इसके अंदर, इसमें ही सपोज करो जो मैंने आपको बताया अभी भी कि अगर मेरे को ये वाला कोई एक बल्ब है, 3-4 बल्ब है ना, मेरे को केवल एक ग्लो करना है, मगर हुआ क्या, सीरीज में लगे हुए हैं, तो अगर मैं एक बल्ब ऑफ करने जाऊंगा तो चारों के चारों ऑफ हो जाएंगे, या मैं केवल एक ग्लो करने जाऊंगा तो चारों के चारों ग्लो हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है सीरीज की, सॉरी जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम सारे बल्ब एक साथ जलाएं, तो इसलिए सीरीज नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, केवल पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, अलग अलग स्विच जो हैं अलग अलग बल्ब को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वन बल्ब गेट फ्यूज देन ऑल द अप्लायंसेस डू नॉट वर्क, ठीक। इसमें ऐसा नहीं है, if one appliance gets bulb लो, one bulb gets fused then all appliances will work। अभी बताया मैंने, जस्ट अभी बताया था आपको कि अगर सीरीज में लगे होंगे तो स्विच एक ही होगा, और अगर पैरेलल में तो स्विच अलग अलग, ठीक है। अब इसका अपोजिट, सपोज करो अगर हमने नहीं, सपोज करो कोई बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक, देखो ये दो बल्ब है सीरीज में, ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, फ्यूज का मतलब क्या होता है, खराब हो गया। अब अगर ये वाला बल्ब खराब हो गया बेटा, तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, सर्किट टूट गया, बल्ब फ्यूज हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो गया, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है सर्किट टूट गया। अब अगर सर्किट टूट गया तो करंट ही आगे नहीं जा पाएगा, और अगर करंट आगे नहीं जा पाएगा तो जितने भी बल्ब या जितने भी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक फैन जो भी लगे होंगे आगे, वो सब चीजें वर्क नहीं कर पाएंगी। मगर पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल में सबके अलग अलग स्विच हैं, ठीक है ना। अब देखो सपोज करो एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, ठीक है। ये वाला बल्ब खराब हो गया तो ओपन सर्किट जो है केवल यहाँ पे होगा, यहाँ करंट फ्लो नहीं करना है, मगर ये तो अलग पाथ पे है, ये अलग रास्ते पे है,
भाई अगर इस रास्ते पे कोई बल्ब होगा तो वो जलने का, मगर ये बल्ब जो है हमारा अलग रास्ते पे, इसका मतलब है बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। तो दिस इज सेकंड पॉइंट। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे लास्ट 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट, अब सीरीज में क्या होता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो रेजिस्टेंस ऐड होके रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो बेसिकली आर इक्विवेलेंट कंबाइंड रेजिस्टेंस इज मोर, कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है हमारा ज्यादा होगा। अब आप जानते हो आई इक्वल क्या होता है, V अपॉन आर। अब अगर ये जो हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस है ये ज्यादा हो जाएगा, भाई देखो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब है अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होंगे तो रेजिस्टेंस कंबाइंड ज्यादा हो जाएगा और करंट जो है उन अप्लायंस के थ्रू जो है कम फ्लो करेगा, जिससे कि ग्लो जो है बल्ब ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसके अंदर जो है कंबाइंड रेजिस्टेंस जब हम पैरेलल में लगाते हैं, हम पढ़ चुके हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, इट मीन इट बिकम्स लेस। ठीक, अब अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो अकॉर्डिंग टू आई इक्वल्स टू V अपॉन आर, रेजिस्टेंस कम हुआ है तो करंट ज्यादा हो जाएगा, सो करंट विल बी मोर। और करंट ज्यादा होते क्या होगा, हर अप्लायंस को ज्यादा अमाउंट में करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखिए, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज अलग होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, और इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ठीक, अब दोबारा देखो ये वाला फॉर्मूला I इक्वल्स टू V अपॉन आर, भाई रेजिस्टेंस पे तो इनवर्सली है और वोल्टेज पे डायरेक्टली है, रेजिस्टेंस वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब सीरीज में जो है हर अप्लायंस पे सपोज करो ऐसे दो बल्ब लगे हुए हैं, यहाँ V1 यहाँ V2, मतलब यहाँ अलग वोल्टेज और यहाँ अलग वोल्टेज, सीरीज में वोल्टेज अलग होती है ना, तो अगर वोल्टेज यहाँ पे दोनों में अलग अलग होगी, सपोज करो 220 आ रही है पीछे से, है ना, यहाँ 100 मिल जा रही है और यहाँ 120, तो अगर अलग अलग वोल्टेज होगी तो देखो करंट भी क्या होगा, अलग अलग, जिस पे ज्यादा वोल्टेज होगी वो ज्यादा करंट ले लेगा, जिस पे वोल्टेज कम होगी वो करंट कम ले लेगा। इसका मतलब है दोनों बल्ब की जो है पावर अलग अलग हो जाएगी, दोनों जो है अलग अलग पावर से ग्लो करेंगे। मगर यहाँ क्या है, यहाँ वोल्टेज सेम है, अगर वोल्टेज सेम है तो अकॉर्डिंग टू I इक्वल्स टू V अपॉन आर, वोल्टेज सेम तो करंट भी हर अप्लायंसेस के लिए सेम हो जाएगा। दीज आर 4 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो हमारे पैरेलल में देखो कितने सारे एडवांटेज हैं, डिफरेंस फ्यूज से कंट्रोल हो सकता है, अगर कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो सारे अप्लायंस वर्क करना स्टॉप नहीं करने के हैं, और रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज्यादा होता है, और वोल्टेज सेम होने की वजह से करंट जो है हर अप्लायंस को इक्वल अमाउंट में मिलता है। ठीक, नोट डाउन करिए इसको। चलिए अब देखेंगे हमारा आज का मेन टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इजी टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, चलिए आप जानते हैं पावर क्या होती है। सपोज करो दो इंडिविजुअल है, दो पर्सन है, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, ठीक है। सपोज करो इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है। पावर का मतलब है, पावर का मतलब क्या होता है, अगर हम नॉर्मली इसको समझें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। अभी हम इलेक्ट्रिक पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सपोज करो दो पर्सन है ए और बी, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है। इसका मतलब है सपोज करो अगर हम माने 1 घंटा काम करना है, तो जिसकी पावर ज्यादा है ए वाले की, ये ज्यादा काम कर पाएगा 1 घंटे के अंदर, ए विल डू मोर वर्क, ठीक है। इसकी पावर कम है तो ये क्या करेगा, ही विल वर्क लेस। तो पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइम में कितना काम कर सकता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क करने की उसकी क्षमता, ठीक है। तो जिसकी पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा काम कर पाता है, जिसकी पावर कम होती है वो कम काम कर पाता है, ठीक है ना। अब हम इसको लिंक करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसी इंडिविजुअल की, अब हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक वर्कडन होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, वर्कडन पर यूनिट
टाइम, या हमको बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो वर्क भी कैसा होगा, इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, इसका मतलब है किसी भी अप्लायंस की इलेक्ट्रिक वर्क करने की कैपेबिलिटी, ठीक है ना। या रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क ऑफ एनी अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। कोई अप्लायंस इलेक्ट्रिक पावर डिनोटेड बाय E डॉट P या सिंपली P, ठीक है। तो कितना वर्क डन, वर्क डन भी कैसा, इलेक्ट्रिक, कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन करेगा वो यूनिट टाइम में। यूनिट का मतलब होता है 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 आवर, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन यूनिट टाइम या सिंपली टाइम टेकन, ठीक है ना। यूनिट टाइम ले लेते हैं, ठीक। तो बेसिकली पावर का फॉर्मूला आ गया W अपॉन T, क्योंकि वर्क डन को हम डिनोट करते हैं W से और टाइम को T से, और पावर को हमने डिफाइन कर दिया कैपिटल P से, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारी पावर है इसकी यूनिट क्या होगी। बेटा वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, एक टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, यहाँ पर वर्क कर रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से ही यहाँ पर वर्क डन हो पा रहा है, ठीक है। और किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो उसकी यूनिट होती है जूल, ठीक है। कोई सी भी टाइप की एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, मैकेनिकल हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल हो या हीट हो, सबकी एनर्जी क्या होती है, जूल। तो वर्क डन क्या है यहाँ पे, फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ भी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, और टाइम की होती है सेकंड। इसका मतलब है पावर की यूनिट आ गई जूल पर सेकंड, क्लियर। सो पावर की यूनिट हमारे पास आ गई ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड, या इसको एक सिंगल टर्म डिनोट करते हैं दैट इज वाट, ठीक है ना। जूल पर सेकंड कह लो या सिंपली वाट कह लो, ठीक। इसका मतलब क्या है, देखो P इक्वल टू W अपॉन T, पावर की जूल, टाइम की सेकंड, ठीक है। अब इसको हमने बोल दिया वाट। तो अगर मैं कहूं बेटा 1 वाट को डिफाइन करो, हम पहले भी कर चुके हैं 1 एम्पियर को, ठीक है ना, या तो आपको इस तरीके से 1 कूलम को भी कर सकते हैं, 1 वोल्ट को भी कर सकते हैं, हर 1 ओम को भी कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके 1 के नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर जूल पर सेकंड वाट के इक्वल है और अगर पूछा जाए बताओ बेटा 1 वाट क्या होता है, तो हमें क्या करना है, पहले जानना है किसकी यूनिट है पावर की। तो पावर का फॉर्मूला लिखेंगे वर्क डन अपॉन टाइम। अब जो भी इसका टर्म है सबको क्या रख देंगे 1। सो एनर्जी हो जाएगी हमारी 1 जूल और टाइम 1 सेकंड। जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड 1 वॉट। इसका मतलब है 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 सेकंड, सिंपली 1 जूल पर सेकंड। इसको ध्यान रखना 1 वाट क्या होता है 1 जूल पर सेकंड, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो देख लो 1 जूल पर 1 सेकंड, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो जो मैंने लिखा है बोर्ड पे। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। पावर का हमारा फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम और इसकी यूनिट है हमारी जूल पर सेकंड या वॉट, क्लियर। चलिए अब और कुछ चीज देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्लियर। चलिए अब हमने देखा पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है पावर का, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। हमने इसकी यूनिट भी देख ली जूल पर सेकंड या वॉट, ठीक है। अब अगर सपोज करो हमें वर्क डन दे रखा है और टाइम दे रखा है तो हम लगा लेंगे फॉर्मूला पावर का वाला। मगर अगर सपोज करो हमें कहा कि वोल्टेज दे रखी है और करंट दे रखा है, कुछ भी दे रखा है एक्स वाई, और पावर निकालो, तो कैसे निकालोगे, या वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है या करंट और रेजिस्टेंस। इसका मतलब है पावर के और फॉर्मूले भी हैं। पहला फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया जो मेन फॉर्मूला है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक। चलिए अब आप जानते हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इक्वल्स टू, याद है ना, वोल्टेज क्या था W अपॉन Q, तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ से V इंटू Q। भाई वोल्टेज पढ़ चुके हैं ना W अपॉन Q, तो W क्या हो गया
V इंटू क्यू, वोल्टेज इंटू चार्ज। ठीक है, अब चार्ज क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज आ गया हमारा यहां से I इंटू टी। पहले हमने क्या निकाला, वर्क का फॉर्मूला, यहाँ पे हमने निकाला है चार्ज का फॉर्मूला। अब इस चार्ज के फॉर्मूले को यहाँ रख दो, V इंटू आई इंटू टी। इसका मतलब है हमारा वर्डन आ गया V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, वी गेट V इंटू आई इंटू टी। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये कर लेते हैं। सो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन निकाल लिया हमने, V इंटू आई इंटू टी, V आई टी अपॉन टाइम। इस टी से टी कट गया तो हमारा फॉर्मूला आ गया V इंटू आई। सो वी गेट अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्लियर, कुछ नहीं करा बेटा हमने, सिंपली क्या करा, वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लिया यहाँ से, V इंटू क्यू, फिर हमने क्यू की वैल्यू निकाली आई टी और यहाँ पुट कर दी, एंड उसके बाद वैल्यू पुट करके टी से टी कट गया, एंड वी गेट वोल्टेज इंटू करंट। चलो ये आ गया हमारा सेकंड फॉर्मूला, दिस इज सेकंड फॉर्मूला। चलिए अब निकालेंगे थर्ड फॉर्मूला। चलिए इस वाले फॉर्मूले से आएंगे दो फॉर्मूले और। सो P इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, V इंटू आई। ठीक है, अब जो V इंटू आई आया है, हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, V नो दैट V इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ से याद है ना, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो यहां पर V की जगह क्या रख दो, आई आर। सो P इक्वल्स टू V की जगह आ गया हमारा आई आर, और आई हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आई। सो आई इंटू आई स्क्वायर आर। सो पावर का फॉर्मूला आ गया एक करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं, सेम लिखो ऊपर वाला ही, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। इस बार हमने वोल्टेज चेंज करा था, इस बार हम कर देंगे करंट चेंज। तो V इंटू बाई V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो पुट कर दो यहाँ पे V अपॉन आर, V इंटू V स्क्वायर अपॉन आर। सो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज आवर फोर्थ फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है हमारा वर्क डन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में, अगला फॉर्मूला है वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में, थर्ड फॉर्मूला है करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में, और लास्ट फॉर्मूला है वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक, नोट डाउन कर लो उसको। चलिए अब हम करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो पता होगा ना आपको, डायरेक्टली इनवर्सली, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, वोल्टेज ज्यादा होगी पावर ज्यादा, वोल्टेज कम तो पावर कम, करंट ज्यादा तो पावर ज्यादा, करंट कम तो पावर कम, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में पावर जो है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली। इसका मतलब है अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर भी हमारी क्या होगी, कम। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे इनवर्सली है और वोल्टेज पे डायरेक्टली है। ठीक है, चलिए अच्छा, पावर की जो यूनिट थी वो थी वाट। ठीक है, मगर वोट तो जो है हमारी बहुत छोटी यूनिट है। जिस तरीके से लेंथ को मेजर करा जाता है सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में, और भी बड़ी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम लेंथ की यूनिट लेते हैं मीटर, मगर जब डिस्टेंस ज्यादा बड़ा जाता है फिर हम लेते हैं किलोमीटर। इस तरीके से पावर की जो वाट है ना, वाट वो छोटी यूनिट है, इसकी बड़ी यूनिट है किलोवाट। ठीक, सिंपली किलोवाट। तो ध्यान रखना, किलोवाट इज द बिगर यूनिट ऑफ पावर एंड वाट इज द स्मॉलर यूनिट। क्लियर, चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वर्क डन। वर्क डन भी कौन सा, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन यूनिट टाइम। ठीक, यूनिट टाइम।
दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब सपोज करो ये जो वायर है इसके थ्रू वर्क डन हो रहा है, ले लेते हैं ए बी वायर ले लेते हैं ना, कोई ए बी वायर है, कोई कंडक्टर है ना, तो इसके अंदर जो वर्क डन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है। सपोज करो हम कोई काम कर रहे हैं, तो अगर हम उस काम को कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। भाई जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतनी एनर्जी हमारी कंज्यूम होगी। अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो हमारी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, और अगर हम कम काम करेंगे तो हमारी एनर्जी कम कंज्यूम होगी। उस तरीके से ही जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है ये होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई किसी भी काम को अगर आपको करना है तो यू शुड हैव एनर्जी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक वर्क डन होना है तो कैसी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन। जिस तरीके से हमारी एनर्जी कम होती जाती है जैसे जैसे हम काम करते हैं, इसका मतलब जितना हमने काम करा उतनी ही एनर्जी कंज्यूम हो गई। हमने ज्यादा काम करा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो गई, कम काम करा तो हमारी एनर्जी कम कंज्यूम हो गई। उस तरीके से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ज्यादा जो है हमारा वर्क डन होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमने इलेक्ट्रिकल वर्क डन करा है वो किसके इक्वल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड के। जितनी हमारी एनर्जी कंज्यूम हो गई उतना ही हमारा कितना क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक। तो भाई ये कैसा आया, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कम हो गई, कहां गायब हो गई, भाई जैसे हमारी एनर्जी कम होती है तो कहां गायब हो जाती है, वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इस तरीके से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई, कम होती जा रही है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती जा रही है, भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम नहीं होती क्या, जब हम कोई भी अप्लायंस स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, तो बेसिकली हमारी जो है एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम होती जाती है, पीछे से करंट आता जा रहा है और वो कंज्यूम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो उस तरीके से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी कंज्यूम हुई है उतना क्या हुआ है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गायब हो गई ना, वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल वर्क डन में। क्लियर, चलिए तो इसका मतलब है जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, अपॉन यूनिट टाइम या सिंपली टाइम कंज्यूम, ठीक। तो पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया हमारा, E डॉट E अपॉन टाइम। सो वी गेट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर इनटू टाइम। कुछ नहीं था इसमें, बेसिकली हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये यूनिट टाइम। अब हमें पता होना चाहिए जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक वर्क डन। तो हमने क्या करा, इसके लिए रख दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वी गेट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज P इनटू T, ठीक। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है इसकी यूनिट क्या होगी, देखो पावर की क्या होती है, वाट, और टाइम की सेकंड, इनटू में ना तो डैश लगा देंगे, वाट सेकंड। चलो मैं पूरे लिख देता हूं, वाट सेकंड या W डैश S, ठीक है ना। तो इसकी हमारी यूनिट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वाट सेकंड। अब जिस तरीके से हमारी वाट छोटी यूनिट थी, वहां हमने किलोवाट ली थी, उस तरीके से वाट सेकंड भी क्या है, बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है ना। तो इसकी बड़ी यूनिट होती है वाट की, होगी किलोवाट, जो मैंने आपको बताया, और सेकंड की बड़ी यूनिट क्या होती है, मिनट, आवर। सबसे बड़ी यूनिट हमें कौन सी लेंगे हम, आवर। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट थी वाट सेकंड, वो क्या बन गई, किलोवाट आवर। डैश लगा लो या मत लगाओ, बात एक ही, ठीक है ना, किलोवाट आवर। इसको बोलते हैं KWH, सिंपली किलोवाट आवर, ठीक है। अब जो ये किलोवाट आवर है इसको क्या बोलते हैं पता है, किलोवाट आवर को ही बोलते हैं यूनिट। अब सर ये यूनिट क्या है बेटा, जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है कि आपकी इस बार जो है इतनी यूनिट्स या इतनी रीडिंग, एक टर्म से जाना जाता है रीडिंग, बिजली वाले बोलते हैं भाई इतनी रीडिंग आपने कंज्यूम करी इस बार,
ज्यादा रीडिंग कंज्यूम करी इसलिए आपका बिल ज्यादा आया है, ठीक है। तो बेसिकली 1 किलोवाट आवर को ही 1 किलोवाट आवर को ही क्या बोला गया है, 1 यूनिट या 1 रीडिंग। इसका मतलब है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है इट कम्स इन दी किलोवाट आवर। और अगर हमारा बिल आ रहा है इसका मतलब है पैसे, हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली KWH हमारी वो यूनिट है जो बेसिकली कमर्शियली यूज हो रही है। दैट्स व्हाई KWH इज नोन एज, इसको नोट कर लो, रब कर दूंगा ना, चलो इसको रब कर दूं। So basically KWH is known as commercial यूनिट ऑफ एनर्जी। भाई जितनी भी हम घर में एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो एक काम करना, अपने घर में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर हाथ नहीं लगाना, सिंपली आपको उसके मीटर पे नोट करना है कि उसमें क्या क्या रीडिंग चल रही है। तो जब आप देखोगे कुछ देर बाद KWH लिखा हुआ आएगा, इसके आगे नंबर भी लिखे होंगे या इधर लिखे होंगे 40, 45, 50, या अगर पुराना मीटर का हो तो काउंटिंग जो है बहुत आगे पहुंच गई होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या है हमारी, बेसिकली वाट सेकंड थी, मगर इसकी बड़ी यूनिट क्या है, किलोवाट आवर, ठीक है। अब किलोवाट आवर क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब ये वो यूनिट है जिस फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है ना। जो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसके अंदर एनर्जी जो मेजर होती है इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। दैट्स व्हाई KWH इज नोन एज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एमसीक्यू में आ जाता है राइट डाउन द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आपको सिंपली लिखना है KWH और आगे लिख देना किलोवाट आवर। इस KWH को बोलते हैं 1 यूनिट और 1 रीडिंग। अगर 1 किलोवाट आ रहा है तो उसको बोला जाता है 1 यूनिट और 1 रीडिंग, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। ठीक है, चलो हमारा इलेक्ट्रिक पावर खत्म हो गया है और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। KWH भी देख लिया हमने। चलिए अब एक छोटा सा रिलेशन है उसे देखते हैं और न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा रिलेशन, तो कई बार आ जाता है एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन KWH एंड जूल्स, ठीक। रिलेशन निकालो किलोवाट आवर में और जूल में, ठीक है। चलो देखते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे, वी नो दैट 1 KWH इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। देखो मैंने कोई भी नई चीज नहीं लिखी है, सिंपली जो मैंने आपको भी समझाया कि 1 KWH क्या होता है। 1 KWH का मतलब होता है 1 किलोवाट 1 घंटे में कंज्यूम होती है। अच्छा 1 किलोवाट का मतलब नहीं बताया मैंने आपको, देखो इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे में मैंने 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर, सॉरी पावर जो हमने कंज्यूम कर ली, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक एसी है, ठीक, इसकी पावर 1 किलोवाट है। तो अगर मैंने इस एसी को 1 घंटे तक चलाया तो जो मेरी एनर्जी कंज्यूम हुई दैट इज 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब है मेरी 1 यूनिट कंज्यूम हो गई, ये मतलब होता है 1 किलोवाट का, ठीक है। और अगर मैंने 2 टीवी ये 2 बेसिकली कोई भी अप्लायंसेस जिनकी पावर 500 वॉट है, इन्हें चलाया मैंने 1 घंटे, तो 2 500 कितने हो गए 1000, मतलब कि 500 वाट की 2 अप्लायंस चलाए हमने 1 घंटा, तो 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000। तो बेसिकली 1 किलोवाट 1 घंटे में कंज्यूम होना चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड 1 यूनिट या 1 KWH। आप कहोगे सर अगर हमने 2 किलोवाट चलाया 1 घंटे में तो कितनी यूनिट आएगी, बेटा अगर 1 किलोवाट 1 घंटे में तो 1 KWH, अगर 2 किलोवाट तो सिंपली 2 KWH, क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे इसका रिलेशन। 1 KWH का मतलब होता है 1 किलोवाट 1 घंटे में, ठीक है। क्या हम इस किलोवाट को वाट में कर सकते हैं, बेटा हम किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक यूनिट है किलोवाट आवर, और मैंने आपको बताया था कोई भी टाइप की एनर्जी हो उसकी यूनिट जूल भी होती है। तो किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन निकाल रहे हैं इससे कि
अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो तो सिंपली निकाल लेंगे केडब्ल्यूएच में, मगर का कन्वर्ट करो जूल में तो हम कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ द रिलेशन व्हिच वी गेट थ्रू दिस डेरिवेशन। ठीक, सो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1000 वाट फॉर 1 आवर। ठीक भाई, मैंने क्या करा, किलोवाट को वाट चेंज कर दिया, क्योंकि आप जानते हो 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट। क्लियर। चलिए अभी मैंने आपको जस्ट अभी जब हम पावर पढ़ रहे थे मैंने आपको ये बताया था कि बेटा 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 सेकेंड, याद होगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली 1 वाट किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर 1 सेकेंड। क्या इस 1 का कोई रूल है? नहीं, इसका मतलब है वाट किसके इक्वल, जूल पर सेकेंड के। भाई क्योंकि हमारी पावर की यूनिट क्या थी, जूल पर सेकेंड, या जूल पर सेकेंड क्या आ जाता है वाट। तो क्या मैं इस वाट को हटा के ये वाली यूनिट लिख लूं? एक ही बात तो है भाई, वाट जूल पर सेकेंड के इक्वल तो होता है, तो हम वाट को क्या लिख देंगे, जूल पर सेकेंड। ठीक, हमने क्या करा, वाट ने कर दिया जूल पर सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड। बेटा 4 का मतलब क्या होता है मैथ्स में, अगर मैथ्स में क्या लिखा हुआ 4 कि मल्टीप्लाई करो 24 4 ऐसे लिख रखा है कि 24% निकालो ऑफ का या 4 96, तो इसका मतलब होता है इनटू, क्या आपको सिंपली क्या करना है, इनटू 1000 वाट 1 घंटे में। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर आ जाएगा 1 आवर इनटू में। ठीक है, तो 1000 जूल पर सेकेंड। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बेटा पता है? चलिए 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसका मतलब है 1 घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड, ये सिंपली एस। क्लियर, ये तो पता होगा ना आपको 1 घंटे में कितना टाइम होता है सेकंड्स में, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो पहले मैंने क्या करा, 1 किलोवाट ले लिया 1 किलोवाट आवर के इक्वल, इसको एक्सपेंड करके लिख दिया ना, फिर वाट को किलोवाट को वाट में कर लिया, फिर वाट को हमने रिप्लेस कर दिया जूल पर सेकंड से, फिर मैंने आवर को कर दिया सेकंड्स में। ठीक है, अब देखिए नीचे सेकंड है और ऊपर भी सेकंड है, कट गया, तो ये हो गया हमारा 1000 60 into 60 3600 और यहाँ बचा केवल जूल, तो 36 लाख जूल। इसका मतलब है हमारा आ गया 1 किलोवाट आवर किसके, 36 लाख जूल के इक्वल। ठीक है, अब हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर कई सारी जीरो होती है ना तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं उसको 10 की पावर में। अगर 3 जीरो है तो 10 की पावर 3, 5 जीरो है तो 10 की पावर 5। अब देखो यहाँ कितनी जीरो हैं, 5, तो मतलब ये आ जाना चाहिए हमारा 36 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, या सिंपली एक काम करते हैं हम, ये चलो छोड़ो पॉइंट मत लगाओ, सिंपली लिख दो आप 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ठीक, दिस इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। भाई मैंने 5 जीरो की जगह क्या लगा लिया, 10 की पावर 5। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस टाइप ऑफ जीरो। ठीक है, तो 5 जीरो की जगह क्या कर दिया, 10 की पावर 5, एंड दिस इज द फाइनल रिलेशन 1 किलोवाट इक्वल्स टू 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ठीक, अब आपको बुक में ही मिलेगा, सर आपने हमें गलत पढ़ाया है, हमारी बुक में तो ये लिखा हुआ है 3.6 10 की पावर 6 जूल। कोई बात नहीं, बताते हैं ये भी कैसा है। देखो ये आगे रिलेशन हमारा। अब अगर मैं 36 इंटू 10 की पावर 5 लिख लूं, ठीक, अब मैं क्या कर दूं, एक मैथमेटिकल ऑप्शन लगा दूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन इंटू 10 कर दूं और डिवाइड बाय 10। भाई कर सकते हैं ना, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर जो है चेंज नहीं होगा। इस 10 को 10 की पावर 1 ही तो है, इस 10 को इसके साथ कंबाइन कर लूं तो 36 इंटू 10 की पावर 6, दोबारा लिख देता हूं 36 इंटू 10 की पावर 5। मैंने क्या करा, इंटू 10 और डिवाइड बाई 10। इस 10 को क्या लिख दो तो 36 इंटू 10 की पावर 6 और इस 10 को नीचे, अब इस 36 को डिवाइड करो 10 से, सो वी गेट 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो इस तरीके से चिन्ह रखा होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि एक नंबर के बाद पॉइंट लगा के हमें लिखना होता है जब 10 की पावर की फॉर्म में जीरो लिखी होती है। ठीक है, तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल भी सही है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो हमने आज पढ़ा
कि सीरीज और पैरेलल में से कौन सी वायरिंग होती है घरों में, तो वो होती है हमारी पैरेलल। उसके एडवांटेज क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर, उसके 4 फॉर्मूले देखे हमने, फिर हमने पढ़ा लास्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये छोटा सा रिलेशन। ठीक है, तो अगली वीडियो में देखेंगे हम न्यूमेरिकल्स इसके, और अब हमारा बचता है केवल एक टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 या 3 वीडियोस में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो तो बेटा अच्छे से पढ़ना। हाँ ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।